नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम इफ़ेक्ट ऑफ एनहार्मोनिक मोशन या एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टडी करेंगे। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स किसे कहते हैं? हमने पिछले लेक्चर में हार्मोनिक ऑसिलेटर्स देखा था। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या है? जब हम किसी एक ऐसे पेंडुलम को ले हैं जो निर्वात में गति करता है, अर्थात उसमें जो घर्षण है वो नगण्य होता है, किसी भी अवयव से फ्रिक्शन नहीं होता है, एयर या अन्य किसी कारणों से फ्रिक्शन नहीं होता है, तो वह स्वतंत्र दोलन करता है। तो जो दोलन की गति है वो समान रहती है, अर्थात यह जो मूल स्थान से जो दोलन करता है वो दोलन का विस्थापन जो है यहाँ से यहाँ तक वो समान रहता है, यानी यह लगातार दोलन करता रहेगा। तो इसे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। लेकिन यदि इसे निर्वात से हटा दें हम, यानी इसमें एयर का फ्रिक्शन होता है या एयर से घर्षण होता है, जिसके कारण जो है इसका जो दोलन है उसकी गति धीरे धीरे कम होते होते, यानी दोलन कम धीरे धीरे कम होते हुए यह दोलन करते हुए रुक जाएगा। तो ऐसे ऑसिलेटर को हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो निम्न कंपन ऊर्जा स्तर में जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होते हैं उनके लिए जो एनर्जी लेवल है उनके मध्य जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा समान होगा, यानी v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3। तो ये ऊर्जा स्तर हैं जिसमें ट्रांजिशन करता है। तो सिलेक्शन रूल के अनुसार ये v0 से v1, v1 से v2, v2 से v3 ट्रांजिशन करता है। तो निम्नतम ऊर्जा स्तर पर जो यानी नीचे वाले ऊर्जा स्तरों पर तो हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल लागू होता है, लेकिन हायर वाइब्रेशन लेवल पर यानी उच्च कंपन ऊर्जा स्तर पर, यानी ऊपर वाले उच्च कंपन ऊर्जा स्तर पर जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल लागू नहीं होता है। यानी उच्च कंपन स्तर पर ऊर्जा स्तर में जो परिवर्तन होता है और हार्मोनिक ऑसिलेटर का नियम लागू नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है जिससे जो कंपन होंगे वो क्या होंगे? एन हार्मोनिक होंगे, अहार्मोनिक होंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में अभी हमने कहा कि दो ऊर्जा स्तरों के मध्य जो दूरी समान होती है, जबकि जब b का मान बढ़ता है तो b का मान बढ़ने पर जो हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल लागू नहीं होगा, जिसके कारण दो स्तरों के बीच की दूरी कम होती जाती है। तो इस प्रकार b का मान बढ़ने पर जो बंद लंबाई से विस्थापन है वो बढ़ता जाता है। जो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा था कि जैसे एक सिंपल डायटोमिक हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लें तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में दोनों एटम को हम एक सॉलिड गोली से रिप्रेजेंट करें और इनके मध्य जो बंद है उसको स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करें, तो इन दोनों के बीच की जो बंद लंबाई है उसको हम आर ई कहते हैं, यानी इक्विलिब्रियम में है ये। लेकिन अगर हम इसको खींचते हैं, तनन करते हैं, खींचने पर क्या होगा कि इसकी बंद लंबाई बढ़ जाती है, यानी आर ई से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये आर हो जाती है जो कि आर ई से अधिक है। अगर छोड़ेंगे तो वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा, तो ये क्या होगा? हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा। लेकिन अगर हम बी की वैल्यू जब बहुत अधिक है ना, उच्च ऊर्जा स्तर की बात करें तो उच्च ऊर्जा स्तर में जो आर ई है, आर ई से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इलास्टिक नहीं होता है। इलास्टिक नहीं होगा तो हम जैसे अगर इस स्प्रिंग को हम खींचते हैं और खींचते हैं तो ये इसके मध्य जो बंद है वो ब्रेक होंगे और ये अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाएंगे, तो ये एनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स होंगे। तो क्या होगा कि जब हम बी का जब बहुत अधिक मान होगा तो क्या होगा? बी का मान बढ़ने पर जो आर ई है, आर ई की विस्थापन बढ़ता है और अधिक का अधिक विस्थापन होने पर जो बंद प्रत्यास्थ है
वो बंद प्रत्यास्थ नहीं होंगे, यानी इलास्टिक नहीं होंगे। इसलिए इसमें अधिक कंपन क्वांटम संख्याओं पर हार्मोनिक कंपन ऊर्जा के मान में अंतर आ जाता है। अब जो कंपन ऊर्जा के मान में अंतर है उसको हम एक व्यंजक से व्यक्त करते हैं जिसे मोर्स पोटेंशियल कहते हैं। और ये मोर्स पोटेंशियल क्या होगा, इसके अनुसार V इक्वल टू डी वन माइनस एक्सपोनेंशियल बी आर इक्विलिब्रियम माइनस आर होल स्क्वायर होगा। यहाँ B एक विशेष अणु के लिए स्थिरांक है, D डिसोसिएशन एनर्जी है और B का मान जो है √k/2d होगा। R इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और RE इक्विलिब्रियम पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाती है। अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सॉल्व करें तो जो कंपन ऊर्जा का मान होगा वो क्या होगा, EV इक्वल टू V प्लस हाफ एच न्यू ई माइनस बी प्लस हाफ का होल स्क्वायर एच न्यू ई ए। अब ये जो है ऊर्जा वो जूल में है। अब इस ऊर्जा को हम सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको एच सी से भाग दे देते हैं। तो क्या हो गया, E इक्वल टू 1/h, जो हमारा E इक्वल टू क्या होगा 1/hc V प्लस हाफ एच न्यू ई माइनस वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर एच न्यू ई ए। अब h से h कैंसिल हो गया और न्यू ई अपॉन सी, यानी न्यू ई अपॉन सी है, इसको न्यू ई अपॉन सी को हम एक नए न्यू बार से रिप्लेस कर देते हैं, न्यू ई बार से। तो ये हमारा न्यू ई बार हो गया। तो v प्लस हाफ न्यू ई बार माइनस वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर न्यू ई बार ए, यानी यहाँ हम न्यू ई अपॉन सी को न्यू ई बार से रिप्रेजेंट कर दिया, इसी तरह से न्यू ई अपॉन सी को यहाँ भी न्यू ई बार से रिप्लेस कर दिया। अब v प्लस हाफ न्यू ई हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कॉमन निकल गया। तो कॉमन निकलने पर क्या बचा, v प्लस 1 माइनस वी प्लस हाफ ए। तो हमारी जो ऊर्जा हो गई, वाइब्रेशन एनर्जी जो हो गई वो क्या हो गई, इक्वल टू वी प्लस हाफ न्यू ई बार इंटू 1 माइनस वी प्लस हाफ ए, जो कि सेंटीमीटर इनवर्स में है। यहाँ न्यू ई और न्यू ई बार जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर है। ठीक है, ए हार्मोनिक कांस्टेंट है, एन हार्मोनिक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻² का ऑर्डर की होती है। और जो न्यू वी जो है वो कंपन क्वांटम संख्या है जो जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 है। अब अभी हमने इक्वेशन देखी, ई वी इक्वल टू वी प्लस हाफ न्यू बार ई 1 माइनस वी प्लस हाफ इंटू ए। और हमने पिछले लेक्चर में इक्वेशन देखी थी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ये तो हमारी एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने देखी थी ई वी इक्वल टू वी प्लस हाफ एच न्यू। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, ई वी इक्वल टू वी प्लस हाफ एच न्यू जीरो। तो यहाँ न्यू जीरो की वैल्यू क्या होगी, न्यू जीरो की वैल्यू हो गई, यानी न्यू जीरो की वैल्यू ये हो गई न्यू जीरो। तो न्यू जीरो की वैल्यू हो गई न्यू ई 1 माइनस वी प्लस हाफ ए। ठीक है, तो उपरोक्त व्यंजक बताता है कि जो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर है उस दोलित्र के लिए समान, जिनकी दोलन आवृत्ति v के मान के बढ़ने पर लगातार घटती जाती है। अब एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का हम एनर्जी लेवल देखें तो एनर्जी लेवल फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, अहार्मोनिक दोलित्र के ऊर्जा स्तर को देखें तो v इक्वल टू 0 पर, v इक्वल टू 0 पर अगर हम अभी हमने इक्वेशन देखी, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम v इक्वल टू 0 रखें तो v इक्वल टू 0 रखने पर हमें जो एनर्जी मिलेगी वो क्या होगी, ई नॉट इक्वल टू हाफ न्यू बार ई 1 माइनस हाफ ए सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसी तरह से E1 पर यानी v इक्वल टू 1 हो, v इक्वल टू 1 पर क्या होगा, E1 इक्वल टू 3/2 न्यू बार ई 1 माइनस 3/2 ए। ठीक है, इसी तरह से ये एनर्जी लेवल 2 पर होगी, यानी v इक्वल टू 2 पर एनर्जी लेवल 2 पर की एनर्जी क्या होगी, E2 इक्वल टू 5/2 न्यू बार ई
1 माइनस 5/2 ए। इसी तरह से V इक्वल टू 3 हो तो E3 एनर्जी लेवल पर क्या होगी 7/2 न्यू बार E1 माइनस 7/2 ए सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये एनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए एनर्जी लेवल है, यानी हम जब B की वैल्यू 0 1 2 3 रखते हैं तो हमें ये अलग अलग एनर्जी, अलग अलग लेवल पर उनकी एनर्जी हमें मिलती है। अब हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए सिलेक्शन रूल देखें। अहार्मोनिक दोलित्र के लिए चयन नियम। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो चयन नियम है वो तो है हमारा V इक्वल टू ±1, यानी जो ट्रांजिशन होगा वो 0 से 1 पर होगा, या 1 से 2 पर होगा, या 2 से 3 पर होगा। ऐसा नहीं कि 0 से सीधा 2 पर होगा, ये फॉरबिडन होगा। लेकिन अहार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए सिलेक्शन रूल कहता है न्यू डेल V इक्वल टू ±1 और ±2 और ±3, यानी जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन 0 से 1 पर भी हो सकता है, या 0 से सीधा 2 पर भी हो सकता है, या 0 से सीधा 3 पर भी हो सकता है, या 2 से सीधा 4 पर भी हो सकता है, यानी ये अलाउड ट्रांजिशन है। तो ये सिलेक्शन रूल है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब संक्रमण ट्रांजिशन जिनमें डेल V इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि कमरे के ताप पर सिर्फ निम्नतम कंपन स्तर डेल V इक्वल टू 0 से ही परमाणु ऑक्यूपाइड होते हैं, इसलिए अधिकतम संक्रमण V इक्वल टू 0 से ही प्रारंभ होते हैं। अब हम दो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का अंतर देखें। तो ऊर्जा का अंतर निकालने के लिए हमारी इक्वेशन है डेल V, यानी ये हमारा, अगर हम दो ऊर्जा स्तर V डैश, अगर हम दो ऊर्जा स्तर लें V डैश और V डबल डैश, यानी दो ऊर्जा स्तरों के लिए V का मान V डैश और दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए V का मान V डबल डैश हो, तो दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य का ऊर्जा अंतराल डेल EV क्या होगा, डेल EV इक्वल टू होगा V डैश प्लस हाफ H न्यू E 1 माइनस V डैश प्लस हाफ A। ठीक है, अब हम इस माइनस V डबल डैश प्लस हाफ H न्यू E 1 माइनस V डबल डैश प्लस हाफ A। तो इस इक्वेशन में हम V और V डैश का मान रखते जाते हैं। अगर V इक्वल टू डेल V इक्वल टू +1 हो, यानी एक ऊर्जा, दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों में ट्रांजिशन होता है, यानी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन होता है, यानी जब हमारा V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 हो, तो V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 हो, तो हम V यहाँ V डैश की वैल्यू तो रखेंगे 0 और V डबल डैश की वैल्यू हम रखेंगे 1। तो हमें क्या मिलेगा, डेल EV इक्वल टू क्या, डेल EV इक्वल टू होगा H न्यू E 1 माइनस 2A, या हमें कह सकते हैं न्यू E इक्वल टू 1 माइनस न्यू E बार इक्वल टू 1 माइनस न्यू E बार 1 माइनस 2A। तो ये एनर्जी डिफरेंस है जब 0 से V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होता है। यदि डेल V इक्वल टू 2 हो, यानी V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 2 पर ट्रांजिशन हो रहा है, यानी ए 0 ऊर्जा स्तर से सीधे दूसरे ऊर्जा स्तर पर ट्रांजिशन होता है, तो उसके लिए जो ऊर्जा अंतराल है वो ऊर्जा अंतराल क्या होगा, 2B बार 2 न्यू E बार 1 माइनस 3A। इसी तरह से अगर डेल V इक्वल टू 3 हो, यानी 0 से सीधे तीसरे ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन कर रहा है, तो उसके लिए ऊर्जा अंतराल क्या होगा, 3 न्यू E बार 1 माइनस 4A। और अगर सीधा 1 से 2 में ट्रांजिशन कर रहा है, यानी पहले ऊर्जा स्तर से डेल V इक्वल टू 1 हो, यानी 1 से 2 में ट्रांजिशन कर रहा हो, तो उसके लिए जो ऊर्जा अंतराल होगा वो क्या होगा, न्यू E बार 1 माइनस 4A। तो यहाँ हम देखें कि 0 से 1 पर केवल एक ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन कर रहा है, और यहाँ 1 से 2 में केवल एक ही ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन कर रहा है, लेकिन दोनों की एनर्जी का मान अलग अलग है। इसी तरह से यहाँ हम एक एक दो ऊर्जा स्तर में 0 से सीधा
सेकंड ऊर्जा स्तर में कर रहा है तो उनके लिए एनर्जी का मान अलग अलग होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अलग अलग कंपन ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम पृथक पृथक लाइन बनाता है ना, अलग अलग ट्रांजिशन होगा तो उनके लिए अलग अलग लाइन बनती है। यदि v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 1 पर ट्रांजिशन होता है तो जो लाइन बनती है वह कमरे के ताप पर प्राप्त होती है और ये अधिक तीव्रता वाली होती है। इसे हम फंडामेंटल बैंड या फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 2 पर ट्रांजिशन होता है तो इंटेंसिटी कम होगी यानी तीव्रता कम होगी। इसे हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। जो लाइन हमें मिलेगी वो फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगी। यदि v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 3 पर ट्रांजिशन होता है तो इंटेंसिटी इससे भी कम होती है और इसे हम सेकंड ओवरटोन कहते हैं, द्वितीय ओवरटोन कहते हैं। जो लाइन हमें मिलेगी वो सेकंड ओवरटोन कहलाती है। अगर ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 से सीधा चौथे ऊर्जा स्तर पर होता है तो तीव्रता इस सबसे इससे भी कम यानी नहीं के बराबर होती है। इसे हम थर्ड ओवरटोन या तृतीय ओवरटोन कहते हैं। तो जैसे जैसे संक्रमण में v का मान बढ़ेगा यानी v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 1 पर तीव्रता अधिक होगी, लेकिन v इक्वल टू 2 पर अगर 0 से 2 पर ट्रांजिशन होगा तो तीव्रता कम होगी। तो इस तरह से v का मान बढ़ता जाएगा तो तीव्रता का मान कम हो जाएगा। तो ये हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर और इफेक्ट ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑन स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम था। थैंक यू।